हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ने न्यूट्रिशन इन प्लांट का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें बचे हुए टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक आपका है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से सॉइल के अंदर मेंटेन रखा जाता है, किस तरीके से जो उनकी कमी है उसको पूरा कर दिया जाता है। तो आप सभी को पता है कि प्लांट्स को मेनली न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और ये मिनरल्स सॉइल के अंदर मिक्स रहते हैं, जिसका यूज प्लांट्स ग्रो करने के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के साथ में इसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब एक क्रॉप उसमें ग्रो की जाती है एक सॉइल के अंदर या प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, तो समय के साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनकी कमी को फुलफिल करना होता है। तो उसके लिए फार्मर्स 2 मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर। तो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स और मेन्योर को ऐड ऑन करके सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की जो कमी हुई है उसको फुलफिल किया जाता है, रिप्लेनिश किया जाता है। तो इसके लिए मेनली एनपीके और यूरिया का यूज करते हैं। एनपीके मीन्स होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और उसी तरीके से मेन्योर का भी यूज करते हैं। मेन्योर को भी सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी वो रिप्लेनिश हो जाती है। और उसमें जब हम क्रॉप कल्टीवेट करते, क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वो अच्छी ग्रोथ उसमें होती है। उसी तरीके से सेकेंड मेथड क्या होता है, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं दालों वाली क्रॉप्स, पल्सेस जैसे चना, मूंग और बीन्स, ठीक है, जिनमें बीन्स होती हैं और जो आपकी पल्सेस होती हैं वो सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। और लेग्यूमिनस क्रॉप्स में एक स्पेशलिटी होती है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं उनको, क्योंकि वो प्रोटीन, ज्यादातर आपने देखा होगा बीन्स और पल्सेस, इनमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन से जो है अमीनो एसिड्स बनते हैं और वही अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। मींस ऐसे प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। तो इनमें एक स्पेशलिटी होती है, इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस गैसियस फॉर्म को वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके और वो कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन जो है उस सॉइल के अंदर फुलफिल कर देते हैं और रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। रूट के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो उन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन स्टोर रहती है। तो उसका यूज जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोटीन फॉर्म करने में भी करते हैं। और उसके बाद जब इन प्लांट्स को कट कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि रूट्स तो सॉइल के अंदर ही रह जाती हैं, और रूट्स जब सॉइल के अंदर रह जाती हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स के अंदर, जिससे ये नाइट्रोजन के जो अमाउंट है वो उसको फुलफिल रखता है, या कह सकते हैं रिप्लेनिशमेंट हो जाता है नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करने से। तो यही रीजन है कि कुछ क्रॉप्स ग्रो करने के बाद जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करने से क्या होता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो फुलफिल हो जाती है, उसका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्स। तो सेल्स क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। बायोलॉजी के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की वो है सेल। तो आपने देखा होगा जैसे घर बना होता है, एक घर किससे बना होता है, वॉल्स से मिलके बना है। और वॉल्स किससे बनी है, ब्रिक्स को ज्वाइंट करके बनी है। तो जैसे ब्रिक्स को ज्वाइंट करके एक वॉल बनी है और कई सारी वॉल मिलके जो है एक रूम बनता है और कई सारे रूम्स मिलके एक हाउस बनते हैं।
और कई सारे हाउसेस मिलके एक सोसाइटी बनती है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है। जैसे ब्रिक्स को जोड़ के एक वॉल बनती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में, या कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। जैसे ब्रिक्स को जोड़ के वॉल बनाई जाती है, वैसे ही सेल्स के जोड़ने से जो है टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज के जोड़ने से जो है डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे तरह के टिश्यूज जोड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के जुड़ने से सिस्टम, और सिस्टम्स के जुड़ने से बॉडी बनती है। तो अभी हमको इतना डिटेल स्टडी नहीं करना है, अभी हम सिर्फ सेल पे स्टडी फोकस करेंगे कि सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, और सभी प्लांट्स चाहे वो एनिमल्स हो सभी सेल्स से मिलके बने हैं। ये सिमिलैरिटी है कि प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं। तो सेल्स को हम प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो सभी का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, और ये बहुत ही स्मॉल साइज की होती हैं। अब जैसे ब्रिक्स को तो हम देख सकते हैं, लेकिन सेल इतनी छोटी होती है कि हम उसको देख नहीं सकते, और ये नेकेड आइज से इनको नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स को देख सकते हैं। बहुत छोटा सा स्किन का पार्ट अगर आप लीजिए तो उसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे से जुड़ के वो पार्ट बना होगा। बहुत छोटा सा माइन्यूट पार्ट, क्योंकि जो सेल्स होती है सिंगल सेल वो जनरली विजिबल नहीं होती है। कभी कभार हमें जो है सिंगल सेल भी विजिबल होती है, जैसे एग भी एक सिंगल सेल है, लेकिन वो हमें विजिबल होती है, उसका साइज बड़ा होता है, तो वो एक सिंगल सेल है। फिर सेल्स के अकॉर्डिंगली हम सेल्स को मीन्स कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है उसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स और प्लांट्स। तो उसी तरीके से इन दोनों की सेल्स भी अलग अलग होती हैं। इनके सेल्स के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम पार्ट्स ऑफ सेल्स को देखते हैं कि सेल्स के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, और सेल को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि एक जो हाउस होता है, हाउस के चारों तरफ क्या होती है, एक बाउंड्री वॉल होती है। क्यों होती है बाउंड्री वॉल? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा क्या कि जिसको हम चाहें वो अंदर आ सके, अदरवाइज और कोई भी अनवांटेड पर्सन अंदर ना आ सके। तो वैसे ही एक हाउस से अगर कंपेयर करें तो सेल के चारों तरफ भी क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये भी वही काम करती है जो हमारे हाउस की बाउंड्री वॉल करती है। तो ये सेल वॉल क्या करती है कि एक तो इसको स्ट्रक्चर देने का काम करती है, दूसरा अनवांटेड चीजों को अंदर आने से रोक देती है, प्रोहिबिट करती है, और जो वांटेड चीजें होती हैं वो इसके अंदर जा सकती हैं। तो ये सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। इसके अंदर जो इसको रिक्वायर्ड होती हैं वो चीजें अंदर आती हैं, और जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं वो इससे बाहर निकल जाती हैं, और कोई भी अनवांटेड मटेरियल इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है सेल वॉल की वजह से। अच्छा, एक चीज और कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे पहला डिफरेंस तो बाउंड्री वॉल का ही है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई? तो सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? जो वुडी पार्ट होता है, जो वुडी पार्ट होता है वो सेलुलोज होता है। वुड भी किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। तो वुड तो एनिमल्स में तो बिल्कुल पाया नहीं जाता। आपको मालूम है कि वुड का कोई भी पार्ट एनिमल की बॉडी में होता है क्या? नहीं होता है। तो यही रीजन है कि प्लांट्स के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल्स की सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल के चारों तरफ पाई जाती है। अब इसको कौन बाउंड करता है?
इसको बाउंड करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन इसको बाउंड करती है, एनिमल सेल को सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बाउंड करती है और प्लांट सेल को सेल वॉल और उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गई बाउंड्री वॉल। उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये जेली लाइक मटेरियल होता है और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है इसके अंदर फ्लोट करते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा कि हमारी बॉडी में हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। तो सेल के अंदर के जितने भी पार्ट हैं जो एक्टिव पार्ट लेते हैं और कह सकते हैं कि हमको अलाइव रखने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं या कह सकते हैं कि ज़रूरी हैं, तो वो पार्ट्स जो सेल के अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। सेंटर में सबसे मेन ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, पूरा कंट्रोल पावर इस न्यूक्लियस के ऊपर होता है। सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनती है, तो वो भी कौन कंडक्ट करता है? वो भी न्यूक्लियस कंडक्ट करता है। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल को, मतलब कि प्लांट, एक पर्टिकुलर प्लांट का जो बेबी होगा, मीन्स उसका जो सीड होगा वो उसी पर्टिकुलर प्लांट का होगा, या ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, कैट का बेबी कैट ही होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये न्यूक्लियस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही रीजन है कि सेम ऑर्गेनिज्म जो है, सेम ऑर्गेनिज्म को ही, उसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी आप फर्दर क्लासेस में करेंगे, लेकिन बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक मटेरियल है जिसके अंदर, अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस हमेशा एनिमल सेल में जो है जनरली सेंटर में होता है, प्लांट सेल में जनरली ये साइड में शिफ्ट हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि प्लांट में जो होते हैं वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग वैक्यूल्स देखेंगे कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल्स नहीं होते हैं और कभी कभार बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जनरली एनिमल्स में वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं या बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। अमीबा के अंदर, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उसके बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है कि वो वैक्यूल के फॉर्म में फूड को कंज्यूम करता है और वैक्यूल के फॉर्म में ही जो उसका एक्सक्रीशन होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो उसी कंडीशन में वैक्यूल प्रेजेंट होती है एनिमल्स के अंदर। अदरवाइज प्लांट्स में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और ये वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? वाटर, और वाटर के अंदर कुछ शुगर और मिनरल्स डिजॉल्व रहते हैं और ये बड़े बड़े वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और इन्हीं वैक्यूल्स की वजह से प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है और उसके अंदर कुछ मिनरल्स स्टोर रहते हैं और इसी की वजह से प्लांट्स के अंदर टेंडरनेस होती है। प्लांट्स की जो फ्रूट्स हैं, आप लीव्स कट करिए तो उसमें क्रंचीनेस जो होता है, जैसे कुछ आवाज आती है, जब उसको आप कट करते हैं तो एक अजीब अलग सी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फूड वैक्यूल्स बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं जिससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसकी सेल्स के अंदर कंटेन रहता है। उसके बाद ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मेन ऑर्गेनेल आता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मींस इसी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कहाँ पे होता है? ये फंक्शन बॉडी की हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेन
जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन तो लेता है, ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करता है, हमारे लंग्स जो है ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल तक पहुंचता है। और ऑक्सीजनेटेड सेल जब ब्लड जो है हर एक सेल तक पहुंचता है तो क्या करता है, वो हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद जब उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो भी ब्लड वापस लेके आता है और हमारे लंग्स से होते हुए नोज से उसको एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस हुई जो कि होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसके अंदर ही जो रेस्पिरेशन, मेन रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये दोनों में कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों में ही एनर्जी का प्रोडक्शन सेम तरीके से होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अभी आपने सब लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में तो होती नहीं है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो इनमें तो ये पाया नहीं जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और इस प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वही रेस्पिरेशन की रिएक्शन को उल्टा कर देता है। जो रेस्पिरेशन की अभी रिएक्शन हुई थी, आपने देखा था ग्लूकोज हुआ था, ग्लूकोज था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ था, एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। अब यही इसी का अपोजिट रिएक्शन कहाँ हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फोटो एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा और एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसको क्या करेंगे, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। मींस जो एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसको मेंटेन रखने का काम प्लांट सेल करेंगे, ऑक्सीजन के परसेंटेज को मेंटेन रखेंगे। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रेजेंस है वो एनवायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो डिफरेंसेस अगर जनरली सेल वॉल से स्टार्ट करें तो सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है तो ये सिमिलरिटी में आ जाएगा। और दूसरी सिमिलरिटी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होती है तो ये भी सिमिलरिटी में आ जाएगा। तो ये दोनों तो सिमिलरिटी हो गई। उसके बाद डिफरेंसेस में क्या है, पहली बात तो प्लांट के अंदर सेल वॉल है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज साइजेस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में जनरली नहीं होते हैं या बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। अमीबा में सिर्फ ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। फिर तीसरा डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये हो गए सारे डिफरेंसेस। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।